नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम उसके आगे बढ़े जो हमने कल पढ़ लिया था। हमने कल क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति जी की जो भी आपातकालीन समय में जो भी शक्तियां हैं, अधिकार हैं, जिसमें व्यवस्थापिका अधिकार हो गया, वित्त अधिकार हो गया, कार्यपालिका अधिकार हो गया, तो वो सब हमने देखे थे। और राष्ट्रपति की आपातकालीन जो 3 स्थितियां थी ना, राष्ट्रपति शासन की या फिर इमरजेंसी लगाने की, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत थी। तो आर्टिकल 352 में क्या था? रिवाइज कीजिए कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति वगैरह की स्थिति में लगेगा। और दूसरा था आर्टिकल 356। इसमें क्या था कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि राज्य के अंदर संवैधानिक रूप से जो है प्रशासन नहीं चल रहा है, तब जो है राष्ट्रपति वहाँ उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त आर्टिकल 360 के तहत क्या था? वित्तीय संकट जब हमारे देश में या राज्य में आए, तब राष्ट्रपति जी जो है वित्तीय संकट के समय आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो आज हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या हैं अनुच्छेद 361 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 361 में। ठीक है, 361 में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहला क्या है? पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो भी देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आप लाइक करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं रोज़ इसी तरह से जो है वीडियो बनाने के लिए आपके लिए जो है कार्य करने के लिए तत्पर रहूँगी और एक जोश के साथ रोज़ मैं समय पर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो इसीलिए लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो पहला है, पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति जी अपने पद पर हैं तो उनके विरुद्ध हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को ना तो बंदी बनाया जा सकता है और ना ही दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है रिवायतें हैं उनको दी जाती हैं। तो राष्ट्रपति जी को जो है बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही दंडित किया जा सकता है जबकि वह पद पर हैं। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध 2 महीने की पूर्व सूचना दिए बिना दीवानी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। जब तक कि अगर राष्ट्रपति जी पद पर है तो उनको पहले 2 महीने पहले, अगर आप सोच भी रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई पूछताछ करने की या किसी भी मुद्दे पे, तो उनको आपको पहले 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन देखते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत होता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति कई कारणों से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, इमरजेंसी हो सकती है या कोई भी आपात स्थिति हो सकती है जिसके वजह से राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को एक साथ जो है अधिवेशन के लिए बुलाते हैं। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर भी राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई एक विधेयक है, मान लीजिए कोई विधेयक प्रस्ताव आया है संसद में और उस विधेयक प्रस्ताव पे जो है दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा का क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने पर भी यदि कोई विधेयक कानून के रूप में पारित होने पर 6 महीने से अधिक समय लगा रहा है, तब भी मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने एक विधेयक आया संसद में, उस पर प्रस्ताव आया, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा से, लोकसभा से वो पास हो गया और उसके बाद अंतिम चरण क्या होता है? राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति जी ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं तो वो कानून बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद भी अगर 6 महीने तक उस कानून को लागू नहीं किया गया है, तब भी राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति इस संयुक्त अधिवेशन का निर्णय साधारण बहुमत के आधार पर करते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत से ही इस बात का निर्णय राष्ट्रपति जी कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट
आपने जैसे एक पढ़ने का क्या तरीका है कि आपको अगर कोई टॉपिक है, अगर आपके पास राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आप एक जगह पे लिख लीजिए कि उनका शपथ क्या है, उनकी जो योग्यताएं किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद ही होते हैं ना पॉलिटी में तो ज़्यादातर याद करने के लिए। तो फिर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिख लेने हैं साइड में। फिर आपको शक्तियाँ लिख लेनी है कि क्या क्या शक्तियाँ हैं। अब आपके माइंड में क्या है, आपने डिटेल से पढ़ रखा है शक्तियाँ, ये शक्तियाँ हैं, तो आप उनको पूरा मत लिखिए। आप सिर्फ लिखिए कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, इस तरीके से अन्य अधिकार, इस तरीके से पॉइंट बना लीजिए। और उन पॉइंट के अंदर जो भी मटेरियल है ना उसको आप कॉपी में लिखने की जगह अपने दिमाग में लिखिए। चाहे आपको 4 बार पढ़ना पड़े चाहे 5 बार, लेकिन आप उसको अपने दिमाग में ही रखिए क्योंकि इतने लंबे नोट्स नहीं बनते। ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कौन कौन सी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, वो अनुच्छेद आपको याद करने हैं। शक्तियाँ याद करनी है कि क्या क्या शक्ति राष्ट्रपति जी के हैं। तो ये सब चीज़ें। अब हम आ गए हैं उपराष्ट्रपति। देखिए शॉर्ट में रिवीजन करते वक्त फटाफट से हो जाता है। अब है भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार थे, आर्टिकल 52 के अनुसार थे। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार है, आर्टिकल 63 के। ठीक है। देखिए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा सदन के सभापति होते हैं। ठीक है। उनका कार्यभार एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति की जब अनुपस्थिति होगी, राष्ट्रपति किसी कार्य से, किसी स्वास्थ्य की वजह से या कहीं बाहर गए हैं, तो उनके जो भी यहाँ पे काम होंगे, उनकी सीट पे बैठे हुए जो भी देश के अंदर वर्क होंगे, वो सब कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति को वरीयता क्रम में दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति क्या होता है, पहला नागरिक होता है ना भारत का, तो ऐसी जो क्रम होता है ना कि पहला नागरिक, दूसरा नागरिक, तीसरा नागरिक, तो दूसरा जो क्रम है वो उपराष्ट्रपति को दिया गया है, दूसरा स्थान। फिर है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 के 3 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, अब यहाँ पे आप जैसे आप कंपैरिजन करें कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं किस में दी है, आर्टिकल 63 में दी है ना, 63 के 3 भाग में दी हैं। तो इसी तरह से आपको याद होगा कि राष्ट्रपति की योग्यताएं किस में थी, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं थी आर्टिकल 58 में। ठीक है। तो 63(3) में उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, इसी तरह से राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में थी। अब योग्यताओं के लिए कुछ शर्तें हैं उपराष्ट्रपति की, तो वो क्या क्या हैं कि वह भारत का नागरिक हो, ये सभी के लिए है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि थोड़ा सा जो है मैच्योर हो। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, क्योंकि उसको क्या बनना है, राज्यसभा का सभापति बनना है ना उपराष्ट्रपति को, तो इसलिए उसकी योग्यता वो रखता हो कि वो राज्यसभा में निर्वाचित हो सके। संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, सरकारी नौकरी में या फिर कोई भी अन्य नौकरी में नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण देखते हैं हम कि राष्ट्रपति एवं, स्पष्टीकरण ये दे रहा है ना वो कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की योग्यताओं समानता है, परंतु 2 भिन्नता इस प्रकार है। मतलब कि लगभग जो है जो राष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या कर रहा है, राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहा है ना, तो लगभग सेम ही होगा, बट कुछ चीज़ें अलग होंगी। जैसे कि राष्ट्रपति लोकसभा तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य से चुने जाने योग्य। मतलब कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपको लोकसभा का सदस्य बनने योग्य की आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, और अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो वो राज्यसभा के लायक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ 20-20 प्रस्तावक और अनुमोदन होने आवश्यक होते हैं। प्रस्तावक अनुमोदक जिस टाइम मतदान किया जाता है ना,
उस टाइम के लिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, ठीक है। तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में था? आर्टिकल 54 में था। और उपराष्ट्रपति का किस में है? आर्टिकल 66 के अनुसार है। किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। अब हमने वहाँ पे क्या क्या देखा था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, संसद के सदनों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, ऐसे करके हमने देखा था। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? ठीक है, तो संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर जो है निर्वाचन मंडल बनता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है, जैसा कि हमने राष्ट्रपति में भी देखा था। राष्ट्रपति के निर्वाचन से भिन्न उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उससे अलग राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति में लेते थे ना विधानमंडल के, लेकिन उपराष्ट्रपति के उसमें विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ और सिर्फ संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और संसद के कौन से सदस्य? निर्वाचित और नामांकित, मतलब कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों जो सदस्य होंगे वो संसद के ही सदस्य होंगे। विधानसभाओं के, विधानमंडल के कोई सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए संविधान में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है। जैसे पुनर्निर्वाचन करना है उपराष्ट्रपति का, तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी जो विधि है वो संविधान में नहीं दी गई है। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन अपने 2 बार के कार्यकाल में 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे थे। प्रस्ताव, अनुमोदक और जमानत राशि, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम। जमानत राशि मतलब कि कुछ जो है जमानत राशि वहाँ पे जमा करनी पड़ती है जब हम उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है जाते हैं। तो 5 जून 1997 को जारी अध्यादेश के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कितने? कम से कम 20 प्रस्तावक, अभी हमने ऊपर देखा था, और 20 अनुमोदकों का अनुमोदन मिलना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक 15,000 राशि जमानत के रूप में जमा करना भी आवश्यक है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को कितनी राशि जमानत के रूप में जमा करनी पड़ेगी? 15,000। ये बाद में वापस हो जाती है। कार्यकाल तथा पदच्युति, टेन्योर एंड रिमूवल देखते हैं। अब क्या है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? तो जैसे कि हमने देखा था राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 के तहत था, तो उसी तरह से उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा। किंतु इस अवधि के पूर्व वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद से अपने मुक्त हो सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, उस पद पर नहीं रहना है, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और त्यागपत्र सिर्फ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही देंगे। इसके अतिरिक्त राज्यसभा 14 दिन पहले की सूचना देकर अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर लोकसभा की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति को उनके पद से भी हटा सकती है। कौन हटा सकती है? राज्यसभा, ठीक है। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। मतलब जो संविधान है उसमें जैसे राष्ट्रपति की जगह पे कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति आए, लेकिन उपराष्ट्रपति की जगह पे अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तब कौन करेगा? तो ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तब कौन करेगा, ठीक है। क्योंकि तब तो ऑब्वियसली करना तो राष्ट्रपति का ही कार्य है, तो उन्हीं को करना है। वो तो राष्ट्रपति जी अगर अनअवेलेबल है तो उस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति के लिए रखा गया है एक पद।
वेतन और भत्ते। उपराष्ट्रपति को महीने में 1,50,000 रुपये वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। यह वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू है। इसके अतिरिक्त उसे मासिक भत्ता तथा सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के का कोई वेतन भत्ता प्राप्त नहीं होता। यानी कि मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो जो वो उपराष्ट्रपति के पद पर है ना, तो उसके लिए उसको कोई वेतन नहीं मिलता। उसको जो भी वेतन मिल रहा है वो उसके सभापति के पद के लिए मिलता है, राज्यसभा के सभापति के पद के लिए। उपराष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य देखते हैं। राइट एंड ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप सभी को पता चल गया है, और बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता है। जब भी संसद की कोई भी बैठक होती है तो उसमें वो उपराष्ट्रपति का आसन ग्रहण ना करके सभापति की सीट में जाता है। राज्यसभा की जो सभापति वाली सीट है उस सीट में जाकर आसन ग्रहण करता है। वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को संभालता है, इसीलिए उसका नाम उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युति के फलस्वरूप स्थान रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में उसे राष्ट्रपति का वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर, मतलब राष्ट्रपति अगर पदच्युत हो गए हैं और अपना पद छोड़ के चले गए हैं, मतलब तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं मिलता तब तक उपराष्ट्रपति जी उनकी जगह पर काम करेंगे। उनको जो वेतन वगैरह मिलेगा वो भी राष्ट्रपति के लेवल का ही मिलेगा। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है। ठीक है। फंक्शन एंड पावर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था राष्ट्रपति के उसमें, वही सब चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या क्या कार्य हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या उसके द्वारा त्यागपत्र देने या फिर महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार उसके पदमुक्त होने या उसकी अनुपस्थिति के कारण जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, तथा राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है। अगर क्या है कि महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया गया है, या राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र दे देते हैं, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है उन्हीं की सैलरी के लेकर जो है उन्हीं के कार्यों को करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का अधिकार होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति मतलब जो कि राष्ट्रपति को मिलते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो इस अवधि के दौरान राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन वो नहीं करेगा। ठीक है। जिस टाइम वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा उस टाइम वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेगा। दूसरा है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आर्टिकल 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति निम्नलिखित कार्यों को करते हैं। वह क्या क्या कार्य हैं। वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है, आज्ञा का अनुपालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित भी कर सकते हैं क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति है। वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की आज्ञा नहीं देते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य सदन में भाषण नहीं दे सकता। वह सदन में प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श करवाता है और विचार विमर्श के बाद मतदान कराता है तथा उसका परिणाम भी घोषित करता है। कौन? मतलब जो राज्यसभा का सभापति है। उन्हें यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है। अगर उन्हें लगेगा कि कोई प्रश्न पूछने योग्य नहीं है तो वो उसको जो है कट कर देते हैं। वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है तथा यह आदेश दे सकता है कि असंसदीय भाषा को अभिलेख से निकाल दिया जाए। वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं। ये तो आपको पता ही है, तभी तो कानून बनेगा जब राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे। वह राज्यसभा के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करता है। ठीक है। जो भी राज्यसभा के विशेष अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन करने वालों को प्रताड़ित करता है। फिर है उपराष्ट्रपति के सूचना देने का कर्तव्य। भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्याग प्राप्त कर ले तो उनका कर्तव्य क्या बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको जाके दें? लोकसभा के अध्यक्ष को दें। तो यहाँ तक हमारा हो गया है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में ज़्यादा नहीं है, बस उनकी योग्यताएं, कार्यकाल और उनके क्या क्या कर सकते हैं वो अपने पद पर रहते हुए, ये सब चीज़ें जो है बताई गई है, उनकी शक्तियाँ बताई गई हैं।
तो अब है हमारा भारत के महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान न्यायवादी के विषय में अगर हम देखें तो महान न्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, महान न्यायवादी कौन होता है? प्रथम, जैसे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता था ना भारत का, तो वैसे ही महान न्यायवादी क्या होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी। विधि का तात्पर्य यहाँ से है न्याय, कानून से है। ठीक है, तो प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? महान न्यायवादी होता है। इस पद की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने इसके लिए संविधान में एक अलग ही प्रावधान रखा था, क्योंकि देखो न्यायपालिका जो है ना, उसमें भी एक सबसे बड़ा हेड होना चाहिए, तो वही हमारा भारत का महान न्यायवादी है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की जो है पद को रखा गया है। ठीक है, तो क्या क्या है? संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 76 में। अब अगर क्वेश्चन आता है कि महान न्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल 76 के तहत है। सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के और भाग 5 में, ठीक है, सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में वह भारत से संबंधित वादों एवं मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष को प्रस्तुत कर। तो महान न्यायवादी का कार्य यहाँ पे क्या है कि सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में वो क्या करते हैं? भारत सरकार से संबंधित जितने भी वाद विवाद होते हैं, मामले होते हैं, उनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और भारत सरकार के पक्ष को जो है प्रस्तुत करते हैं कि भारत सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके कौन बताते हैं? भारत के महान न्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति के आदेश पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह सरकार से संबंधित किसी मामले में सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय भी जाता है। अब है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति और पदावधि। ये वाली लाइन समझ में आ गई ना कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश पर जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व या फिर लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है वो चीज़ निर्वहन करता है। वह सरकार से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई के लिए हाई कोर्ट भी जाते हैं। फिर है महान न्यायवादी की पदावधि और नियुक्ति। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करते हैं। महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। पद की स्थिति क्या है? महान न्यायवादी ना तो सरकारी सेवक होता है और ना ही पूर्णकालिक विधि, यानी कि ना ही वो सरकारी सेवक कर्मचारी होंगे और ना ही वो पूरी तरह से जो है कोर्ट का मतलब विधि का अधिकारी होगा। फिर है महान न्यायवादी के पद की अवधि क्या है? तो महान न्यायवादी का पद उसका पद पर बने रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब राष्ट्रपति को अगर मूड हुआ कि नहीं भाई साहब हटा देते हैं, ये तो अब सही नहीं काम कर रहे हैं, तो वो महान न्यायवादी को हटा भी सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के। तो महान न्यायवादी का पद पर बने रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि जब सरकार सत्ता में नहीं रहती है तब वह भी मतलब महान न्यायवादी भी त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर होती है और सामान्यतः ऐसे पदों के लिए हर नई सरकार राष्ट्रपति के पास किसी नए व्यक्ति के नाम की सिफारिश करती है। योग्यता की बात करें तो एक महान न्यायवादी की वही योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की होनी चाहिए, क्योंकि विधि का पहला अधिकारी है ना, तो इसीलिए जो है उनकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की तरह ही होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, क्या क्या होनी चाहिए कि महान न्यायवादी भारत का नागरिक हो, उसे किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्षों का कार्य का अनुभव हो और उसने किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत की हो। अगर राष्ट्रपति संतुष्ट, मतलब कि यहाँ पे जो है LLB मतलब न्यायालय संबंधी मामलों की जो ज्ञान है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो तो वह किसी और न्यायिक मामलों का पर्याप्त जानकार है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है तो वह किसी भी और न्यायिक मामले का पर्याप्त जानकार है। पद से हटाना। अब महान न्यायवादी को कैसे पद से हटा सकते हैं? महान न्यायवादी को जब राष्ट्रपति अपने पद से हटने के लिए कहे तब उसे पद से हटना पड़ता है। दूसरी अवस्था में वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर
अपनी मर्जी से पद को छोड़ सकता है। ठीक है, महान्यायवादी क्या करता है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटने के लिए कहे तो उसको हटना पड़ेगा। ये जो, क्योंकि ये जो पावर होती है ना, ये राष्ट्रपति के हाथ में आती है कि किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है, ये सब राष्ट्रपति के हाथ में होती है। हालांकि वो एकदम से ऐसा अपनी मर्जी मनमर्जी नहीं चलाता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई काम करते हैं इन जनरल। दूसरी अवस्था में वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर अपनी मर्जी से भी पद को छोड़ सकता। अगर महान्यायवादी को इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। पारिश्रमिक की बात करें तो महान्यायवादी की पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। संविधान में महान्यायवादी के लिए कोई पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो महान्यायवादी है वो मुख्य विधि अधिकारी के रूप में कार्य कैसे करते हैं, मतलब कि जो चीफ ऑफिसर है ना उसका, कानून का, उसके रूप में कैसे महान्यायवादी कार्य करते हैं। तो वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर, कि जो भारत सरकार है नॉर्मली इन जनरल जो वो होते हैं वकील होते हैं, वो किसके, पब्लिक के लिए होते हैं ना। तो यहाँ पे जो है महान्यायवादी क्या करते हैं, सरकार को जो भी कानूनों से संबंधित विषयों पर सलाह देनी होती है वो महान्यायवादी देते हैं, जिसकी अपेक्षा और आवश्यकता राष्ट्रपति को होती है। वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप के कार्यों की पालन करते हैं। वह उन कृत्यों का भी निर्वहन करता है जो संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा सौंपे गए हैं, मतलब कि संविधान में जो कानून बनाए गए हैं या फिर विधेयकों द्वारा जो कानून लाए गए हैं उनको भी फॉलो करने का काम किसका है, महान्यायवादी का। महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। वो हाई कोर्ट में भी सुनवाई करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, HDM ऑफिस में भी, जिला न्यायालय में भी। और महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का भी अधिकार होता है। महान्यायवादी संसद की जो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक होती है उसमें भी महान्यायवादी भाग ले सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी संसद सदस्यों के समान भत्ते एवं विशेष अधिकार मिलते हैं, मतलब कि जितने लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को भत्ते अधिकार मिलते हैं उतने ही जो है महान्यायवादी को भी मिलते हैं। अब बात करें सीमाएं क्या क्या है महान्यायवादी की, तो भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। हालांकि ब्रिटेन का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ब्रिटेन की बात है, हमें ब्रिटेन की बात ज़्यादा क्या सुननी है, हमें अपने यहाँ की अगर हम बात करें तो भारत का जो महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य नहीं होगा। वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। जो भी चीज़ें उसे बोलनी है भारत सरकार के पक्ष में ही बोलनी है। उसे उस मामले में गोपनीयता बरतनी होती है जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत होना है। वह बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। जब तक कि सरकार की अनुमति ना हो वो किसी का भी बचाव नहीं कर सकता, लेकिन उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। मतलब कि जो पर्सनल उसकी जो कार्यवाही है उससे वो उसको नहीं रोका जा सकता। वो अपने स्तर पर पर्सनल तरीके से जो है कुछ भी कार्यवाही कर सकता है। वह तब उसको सरकार की सलाह की ज़रूरत नहीं होगी। वह बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी परिषद या कंपनी के निर्देशक का पद स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक कि भारत सरकार उसको अनुमति ना दे वो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर का पद नहीं संभाल सकता। किसी भी कंपनी में जाके या किसी भी संस्था में जाके डायरेक्टर या मैनेजर नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद हमारा है भारत के अपर महाधिवक्ता, जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी फिर प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, जितना अभी पढ़ाया है, जैसे वो राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया था, फिर आज हमने उपराष्ट्रपति भी पढ़ लिया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में जो है कंपेयर कर करके उनके अनुच्छेद देखने पड़ेंगे, योग्यता उसकी किस में है, उसकी किस में है, वो किसके तहत बनता है, वो 52 के, वो 63 के, इस तरीके से जो है आपको कंपेयर करके पढ़ना है। उसके बाद हमने आज महान्यायवादी भी पढ़ लिया है जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत कम है, आप उसको रिवाइज़ कीजिएगा दोबारा से, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस प्लीज़, मैं बहुत मेहनत से बोल रही हूँ, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आप जैसा कहेंगे मैं उसी तरह से वीडियो बनाऊँगी। आप जिस तरीके से चाहेंगे, आपको जैसे जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको दूँगी। बस सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।